Hello everyone, this is Om Prakash and today we are going to have a discussion on pseudo force. न्यूटन्स लॉज हमने पढ़ा। हमने ये जाना कि न्यूटन्स लॉज की एप्लीकेबिलिटी जो है सो इनर्शियल फ्रेम तक ही लिमिटेड है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जब प्रॉब्लम को बनाएं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंस हो कि हमें ये प्रॉब्लम्स एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठ के बनानी है या फिर इनर्शियल फ्रेम में बनानी है। सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपका ये इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। दो तरह के फ्रेम होते हैं। एक फ्रेम होता है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेम होता है आपका इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेम होता है आपका इनर्शियल फ्रेम और दूसरा फ्रेम होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये दो तरह के फ्रेम होते हैं। एक्चुअली में फ्रेम होता क्या है, देखिए फ्रेम क्या है कि किस जगह पे बैठ करके आप चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हैं, मतलब कि फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका क्या है, कहाँ से आप उस घटना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो फ्रेम कहलाता है। फ्रेम दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम्स, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। ये इनर्शियल या नॉन इनर्शियल से न्यूटन्स लॉज की एप्लीकेबिलिटी के आधार पर बनाया गया था। इनर्शियल फ्रेम्स वो फ्रेम होते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉज वैलिड होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली वैलिड नहीं होता है। अब रही तो क्या होता है प्रॉपर्टीज़, तो जो इनर्शियल फ्रेम होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे या रेस्ट में होंगे विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अर्थ खुद में, जो अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी है, वो खुद में एक इनर्शियल फ्रेम नहीं है, क्योंकि वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है सो क्या करता है, रोटेट करता है और साथ में सन के अराउंड वो रिवॉल्व करता है। तो एक्चुअली में कहीं ना कहीं अगर वो रोटेशन है और रिवॉल्यूशंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसके पास एक एक्सेलरेशन है। लेकिन फॉर अ गुड अप्रोक्सीमेशन हम लोग उसको एज्यूम करते हैं दैट इट इज़ अ इनर्शियल फ्रेम। अब इस इनर्शियल मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या जो भी बॉडी रेस्ट में है अर्थ के रिस्पेक्ट में, वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम में है। मतलब कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम, कि एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज आइदर एट रेस्ट और इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। क्या होगा कि या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर, ठीक है, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज आइदर एट रेस्ट, ठीक है, जो रेस्ट में है और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल होता है। लेकिन वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटिंग है, और अगर एज ए ऑब्जर्वर मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम की बात कर रहे हैं तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम तो अर्थ के रिस्पेक्ट में चीज़ों को देखते हैं, तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम क्या हुआ कि जो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड हो उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, एनी एक्सेलरेटेड फ्रेम, एनी एक्सेलरेटेड फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉ इसमें डायरेक्टली वैलिड नहीं है। हाँ, स्यूडो फोर्स पढ़ने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एज ए ऑब्जर्वर हमें ये इंडिपेंडेंस हो कि मुझे न्यूटन्स लॉज इनर्शियल फ्रेम में बैठ के लगानी है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के लगानी है, हम लोग उसको ईजिली अप्लाई कर पाएंगे, बशर्ते कि हमें स्यूडो फोर्स लगाना पता चल जाए। तो ये तो बात समझ में आ गई कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो अगर कोई पूछेगा कि कोई रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब आपका सपोज करिए कि कोई फ्रेम सर्कुलर मोशन में है, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है और इसके साथ अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड है तो ज़रूर ये यू वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो ये बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो ये बात तो है कि ये इसकी वेलोसिटी जो है वो हर जगह सेम है,
वेलोसिटी सॉरी यूनिफॉर्म मतलब स्पीड इसकी सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर दो, तो अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रही है तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन है बॉडी में, एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली सूडो फोर्स की, ठीक है। सूडो फोर्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में सूडो फोर्स पिक्चर में आता क्यों है, क्या है ये सूडो फोर्स, उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेट्स हैव अ पेन। अब आप देखें कि हम ऐसा करते हैं सूडो फोर्स के लिए, ये एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास सपोज करिए कि m है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो है वो v लग रही है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी v है, इसका मास m है, और जब हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि इसका वेलोसिटी वेरिंग है, कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन है, तो हम ये जूम करते हैं कि इस पर एक फोर्स F लग रहा है, ठीक है, F फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है। तो m मास का बॉडी है जो जिस पे एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी v है। तो आप ये लिख सकते हो कि इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, अगर इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये मोमेंटम, ये जो v वेलोसिटीज है वो किस ऑब्जर्वर को है, मतलब ये जो ऑब्जर्वर मेरा सपोज करिए यहाँ पर रेस्ट में है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, और इस ऑब्जर्वर के ये क्या है, ये ऑब्जर्वर P है, और ये ऑब्जर्वर क्या है, तो रेस्ट में, ठीक है। ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, और इसको ये जब इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो इसको वेलोसिटी v लगी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इसको क्या लगा कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है। तो कहीं ना कहीं अगर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एज सीन बाय ऑब्जर्वर b, एज सीन बाय ऑब्जर्वर P क्या हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट m इंटू वेलोसिटी v, ठीक है, आप लिख सकते हो। और न्यूटन सेकेंड लॉ आपका क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो अगर सपोज करिए कि ये मोमेंटम हुआ इस ऑब्जेक्ट का विथ रेफरेंस टू क्या, P ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये जो P आप देख रहे हैं ये क्या है, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर P, ठीक है। तो अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एज पर द न्यूटन्स लॉ, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो भैया यहाँ देखो F फोर्स काम कर रहा है, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या चीज़, तो डी पी यहाँ पे बाई डी टी, ठीक है। ये वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यही है न्यूटन्स लॉ। तो इस हिसाब से अगर आप डी पी बाई डी टी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू डी बी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी उस समय उसका एक्सेलरेशन हम मानते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या था, इसका एक्सेलरेशन a था, तो इस हिसाब से ये आ गया कितना, m इंटू ए, ठीक है। ये हुआ इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट को के मोशन को, इसके स्टेट ऑफ मोशंस को जब ऑब्जर्व किया गया तो ऐसा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर थोड़ा सा अपने सिचुएशंस को चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, वो जा करके एक कार में बैठ गया, ठीक है, अब ये कार है और इस कार में हमारा ऑब्जर्वर जा करके बैठ गया, ठीक है, इसी ऑब्जर्वर हो गया Q, ठीक है। और ये कार जो है वो क्या है, टी इंस्टेंट पे इस कार की वेलोसिटी क्या है, v नोट है, एक्सेलरेशन क्या है, मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है, मतलब a नोट एक्सेलरेशन से जो है सो मूव कर रहा है, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी v नोट है। तो अब इस q ऑब्जर्वर को इस m मास के बॉडी का मोमेंटम क्या लगेगा, मतलब व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर विच इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन a नोट, क्या होगा। इस केसेस में हम अगर लिखेंगे, हम लिखते हैं इसको मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंटम को हमने P से डोनेट किया और ऑब्जर्वर कौन है, Q है, तो PQ, ये क्या है, तो मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट एज
seen by observer Q, ठीक है, ऑब्जर्वर Q अटैच टू द कार, जो कि क्या है, अटैच्ड है कार के साथ। उस हिसाब से मास होगा, मास तो इसका वही होगा जो ये मास है, इसकी वेलोसिटी इस कार के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो ये v वेलोसिटी से इधर जा रही है और कार जो है इस सब्जेक्ट को v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तो नेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दिस वेलोसिटी माइनस दिस वेलोसिटी, क्योंकि सेम डायरेक्शंस में है। तो m इंटू वेक्टर v माइनस वेक्टर v नोट, दिस विल बी द मोमेंटम विद इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ये जो कार में बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ये हुआ। अब हम चलते हैं, अब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। जो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो भैया मोमेंटम निकालने के लिए, मोमेंटम निकल गया तो इसका नेट फोर्स क्या काम कर रहा होगा, इस क्यू के जो होगा, मतलब क्यू ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, क्या फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे एफ क्यू कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डी पी क्यू बाई डी टी। यही ना न्यूटन सेकेंड लॉ, ये क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ, यही ना है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो बस वही चीज़ मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। तो जब डी पी क्यू क्या हुआ, मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम क्या है, ये है, तो लिखो इसको यहाँ से, डी एम वी माइनस वी नोट बाई डी टी, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, डी और यहाँ पे एम बाहर कर लोगे तो एम डी वी बाई डी टी माइनस यहाँ से वी, यहाँ से क्या होगा, फिर एम बाहर हो जाएगा तो डी वी नोट बाई डी टी। तो कहीं ना कहीं आप इसको अगर लिखो तो ये एम इंटू डी वी बाई डी टी है, एम इंटू डी वी बाई डी टी, एम इंटू डी वी बाई डी टी, मतलब एक्चुअली में ये क्या है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द एम इंटू ए, मतलब ये क्या हो गया, एम इंटू ए, डी वी बाई डी टी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, जो ओरिजिनल एक्सेलरेशन था, सो माइनस एम और डी वी नोट बाई डी टी, मतलब इस कार का जो एक्सेलरेशन हो गया, यही ना हुआ है। ये जो ए नोट है वो एक्चुअली में लिख सकते हो ना, ए नोट इज इक्वल टू यहाँ से डी वी नोट बाई डी टी, तो एक्चुअली में ये क्या हो गया, एम और इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार ए नोट। तो ये जो m इंटू ए वो क्या है, तो ओरिजिनल फोर्स है, देखो ना ये f, दिस द ओरिजिनल फोर्स, तो f माइनस m इंटू ए नोट, ये क्या आ गया, एफ क्यू। मतलब मेरा पर्पस क्या था, हमने क्या किया कि इसके मोमेंटम को इस पी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो कि रेस्ट में था, और इस क्यू ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो कि कार के साथ एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ए नोट के साथ मूव कर रहा था, उसके रिस्पेक्ट में मोमेंटम को निकाला। उसके बाद हमने न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाला। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालने पे क्या पता चला कि जो आपका नेट रियल फोर्स है, ठीक है, इज इक्वल टू एम इंटू ए। लेकिन जब हम इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं इस ऑब्जेक्ट का, तो हमारे पास जो एफ क्यू आया, मतलब नेट रियल फोर्स वो क्या आया, एफ माइनस एम इंटू ए नोट। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये फोर्स जो रियल फोर्स एफ है, सो प्लस यहाँ पे माइनस एम इंटू यहाँ पे ए नोट, ठीक है। तो अब देखो क्या चीज़ कि ऑब्जर्वर जब बदला, ये रेस्ट में था और ये कार के साथ मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर के बदलने से आपने देखा कि जो नेट फोर्सेस जो यहाँ एफ काम कर रहा था, इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यू, इस ऑब्जर्वर क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट फोर्स क्या काम कर रहा है, एफ तो कर ही रहा है, और साथ में एक टर्म और आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस एम इंटू ए नोट। तो चूँकि ये फोर्स के साथ ऐड हो रहा है, इसीलिए ये भी एक तरह का फोर्स ही होगा, ठीक है। और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है, स्यूडो फोर्स। अब आप कहोगे कि एक्चुअली में इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब इस ऑब्जेक्ट के मोशंस को विजुलाइज किया गया, तो इस पे दो फोर्सेस, इसको क्या लगा कि इस पे दो फोर्सेस काम कर रही है। एक तो रियल फोर्स F काम कर रहा है, और साथ में वर्चुअल फोर्स क्या काम कर रहा है, माइनस एम इंटू ए नोट। अगर आप गौर से देखें तो माइनस एम हो गया, इसका मतलब माइनस साइन है, निगेटिव साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो कोई निगेटिव साइन जो है ये क्या बताता है, ये डायरेक्शंस को बताता है। इसको समझो, जो निगेटिव साइन है ये क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। दिस ओनली एक्सप्रेसेस द डायरेक्शन, कि अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। और m हो गया इसका मास, और a नोट हो गया इसका एक्सेलरेशन। तो आपने देखा
कि जो रियल फोर्स तो लग ही रहा है इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस ऑब्जेक्ट पे रियल फोर्स तो लग ही रहा है, साथ में एक स्यूडो फोर्स लग रहा है जो किस डायरेक्शंस में है, जो अपोजिट डायरेक्शंस में है, इसके एक्सेलरेशंस के अपोजिट डायरेक्शंस में है। मतलब कहने का क्या लग रहा है कि इसको लग रहा है कि इधर की ओर जो है सो क्या चीज़, तो m इंटू ए नोड फोर्स इस पे लग रहा है इसके हिसाब से। मतलब अगर आप इस ऑब्जेक्ट का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे p ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, आपने इसको लगाया फोर्स F, इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की ओर लग रहा होगा जो उसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, यही फोर्स लगा। लेकिन जब Q ये क्या है, फ्रॉम ऑब्जर्वर P के ऑब्जर्वर के हिसाब से आपका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा हुआ। Q ऑब्जर्वर के हिसाब से देखेंगे तो ये कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट का नीचे हो गया mg फोर्स, ऊपर हो गया नॉर्मल रिएक्शन n, आपने जो फोर्स अप्लाई कर रखा है उसको आप ऐसे दिखाइए फोर्स F, और एक शूडो फोर्स पिक्चर में आ गया जिसका डायरेक्शन है अपोजिट, मतलब ए नोड एक्सेलरेशन के, मतलब ये हो गया m इस ऑब्जेक्ट का मास इंटू ए नोड। समझ में आ गई? ये क्या हुआ कि आपका जैसे ही ऑब्जर्वेशन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ, आपने स्यूडो फोर्स को पिक्चर में आता हुआ देखा। अगर आप देखें कहीं ना कहीं तो ये ऑब्जेक्ट जो P, ये जो ऑब्जर्वर है ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम के साथ अटैच है, इनर्शियल फ्रेम के साथ अटैच्ड है, और ये जो ऑब्जर्वर Q है ये आपका एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, ठीक है, और ये क्या है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो आपने देखा कि जैसे ही आपका ऑब्जर्वेशन इनर्शियल फ्रेम से जंप करके नॉन इनर्शियल फ्रेम में गया, एक पिक्चर में फोर्स आ गया शूडो फोर्स, जो एक्चुअली में जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके मास और जिस एक्सेलरेशन से आपका फ्रेम मूव कर रहा है उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट होता है और अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। So this is the basic introductions of the pseudo force। तो pseudo force के अगर आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कि pseudo force में, अब देखिए इसको मैं प्रॉपर्टीज़ थोड़ा ऊपर एक्सप्रेस कर लेता हूँ कि pseudo force एक्चुअली में होता क्या है। तो पहला चीज़ है कि pseudo force जो है वो क्या फिक्सियस फोर्स है, फिक्सियस फोर्स है, या फिर आप कह सकते हो उसको वर्चुअल फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट द सूडो फोर्स इज। और फिक्सियस फोर्स क्यों है, क्योंकि ये फोर्स जो पिक्चर में आया ये आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलाव की वजह से आया, न कि इंटरेक्शन ऑफ वन बॉडी विद अनदर बॉडी की वजह से आया। कोई भी रियल फोर्सेस जो पैदा होता है वो इंटरेक्शंस अमंग द बॉडीज़ की वजह से होता है। जैसे आप कहते हैं कि ये आपका पृथ्वी है और सपोज करिए यहाँ पे जो है सो आपका एक एप्पल है, एक पेड़ का है, पेड़ के टहनी में ये आपका एप्पल लटका हुआ है, तो इस एप्पल को पृथ्वी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है, और पृथ्वी को भी जो है सो ये एप्पल अपनी ओर खींचता है। तो क्या हुआ, ये जो इंटरेक्शन है ये क्या हो रहा है, इंटरेक्शन ऑफ बॉडी की वजह से हो रहा है, ठीक है। जितने भी रियल फोर्सेस हैं वो इंटरेक्शंस ऑफ बॉडी अराउंड, उनके सराउंडिंग के जो बॉडीज़ के इंटरेक्शन की वजह से पैदा होते हैं। लेकिन ये जो आपका स्यूडो फोर्स आया या ये जो फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शंस में इस ऑब्जेक्ट पर लगने लगा, जब आपने इसको ऑब्जर्व कहाँ से किया, जब आपने इसको ऑब्जर्व किया फ्रॉम एक्सेलरेटेड फ्रेम के रेफरेंस में, तो ये जो पिक्चर में आया वो एक्चुअली में क्या वर्चुअल फोर्स है। तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा, मतलब जैसे कि ये पृथ्वी इसको खींच रही है तो ये भी पृथ्वी को खींच रहा है, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। ये क्या हो गया, हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन पेयर। लेकिन जो कि ये वर्चुअल फोर्स है तो इसका एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं पेयर नहीं क्रिएट होगा। जैसे आप एक्शन रिएक्शन को फिर से समझ लें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास m है, ठीक है, तो पृथ्वी इसको खींचेगी mg वेट से,
ठीक है। अब एम जी वर्ड से खींची तो यहाँ ये प्रेस किया तो ये इसको जो है नॉर्मल रिएक्शन एन से इसको जो है सो कॉन्टेक्ट से ऊपर को प्रेस करेगा। तो जब ये ऊपर की ओर प्रेस करेगा तो ये इसको भी ये भी नीचे की ओर एन से प्रेस करेगा। तो ये इसको एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं, जो एक सेम ऑब्जेक्ट पे लगता नहीं है। तो आपका ये मेरा यहाँ जो ऑब्जेक्टिव था कि इसके बारे में कि ये फिक्शियस फोर्स है, वर्चुअल फोर्सेस है और इसका कोई नो एक्शन रिएक्शन पेयर, नो एक्शन रिएक्शन पेयर इसका होता नहीं है। और याद रखिएगा कि जो सूडो फोर्स है वो पिक्चर में कब आता है, जब हम चाहते हैं कि न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करें एक्सीलरेटेड फ्रेम में, मतलब जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सूडो फोर्स पिक्चर में आता है। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड ए वेरी सिंपल एग्जांपल, मतलब दिस इज़ अ मक्खन टाइप एग्जांपल है और इसके बाद सूडो फोर्स मुझे लगता है कि क्लियर होना चाहिए। फिर हम लोग बहुत सारे सवाल करने जा रहे हैं जिसमें कि मतलब A to Z you will be capable of solving any questions related to the pseudo force और ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। चलिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये लिफ्ट है, ठीक है, दिस इज अ लिफ्ट, ओके, और ये रहा ग्राउंड। एक ऑब्जर्वर मेरा यहाँ बैठा हुआ है, ओके, दिस इज माई ऑब्जर्वर, नॉट सो स्मार्ट बट ही इज ऑब्जर्विंग, ओके, और एक ऑब्जर्वर मेरा लिफ्ट के अंदर जाके बैठ गया, ठीक है, और लिफ्ट के अंदर बैठ गया। और यहाँ पे क्या है कि आपको सपोज करिए कि एक वेजिंग मशीन है, एक वेजिंग मशीन है, ठीक है, ये क्या है, जो मशीन वेट नापता है, वेजिंग मशीन जो क्या करता है, वेट नापता है। और इस पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए ये m मास का ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो बात बनती है कि ये लिफ्ट जो है अभी ऊपर की ओर a एक्सीलरेशंस के साथ जा रहा है, ठीक है। तो अब इस ऑब्जर्वर, मान लीजिए ये हो गया ऑब्जर्वर A, ये हो गया ऑब्जर्वर B। तो फ्रॉम A ऑब्जर्वर विथ रेफरेंस लिखेंगे क्या चीज़, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर A, ठीक है। अब जब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर A देखेंगे तो क्या है, इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो ये मास जो है इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स तो नीचे लग रहा है, इसका वेट mg, ठीक है, और ये वेजिंग मशीन ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पूरा लिफ्ट, और लिफ्ट में पड़ा ये ऑब्जर्वर B, ये मास सारा A एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो नेट एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का क्या है, A एक्सीलरेशन से जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस ऑब्जर्वर के हिसाब से न्यूटन्स लॉस को अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपको क्या चीज़, देखो ज़रा, n ऊपर वाला फोर्स माइनस mg, ठीक है, ये टोटल फोर्स जो हुआ सो तो इसका सम कर दिए, एंड दिस इज इक्वल टू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, इनटू मास, इस ऑब्जेक्ट का जो मास m है सो मास इनटू स्मॉल m है एक्सीलरेशंस a, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं जो है तो ये लिख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n बराबर क्या चीज़, m इंटू जी प्लस a, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। आप अगर इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में इस घटना को देख रहे हो तो अब चलते हैं विथ रेफरेंस टू द ऑब्जर्वर B, क्या चीज़, विथ रेफरेंस टू ऑब्जर्वर B sitting in the accelerated frame, ठीक है। तो अगर गौर से देखें तो इस ऑब्जेक्ट को हमने, सॉरी कैपिटल M था, मैंने इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, आई एम रियली सॉरी, ये कैपिटल M है तो सो यहाँ पे कैपिटल M लिख लो भाई। और यहाँ पे देखो अगर आप चले गए और ये B ऑब्जर्वर इस घटना को देखेगा तो B ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि इस पर फोर्स तो भाई वही लग रहा है, एक तो इसका वेट लग रहा है mg नीचे जो लगता रहेगा रियल फोर्स, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। क्या इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये एक्सीलरेटेड मोशन में है, क्योंकि ये सब तो लिफ्ट में बंद है, जब लिफ्ट के अंदर है और इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है तो इसको तो लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है,
तो जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, इस केसेस में आप अगर आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू यहाँ पे mg हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ये जो वेजिंग मशीन ऊपर की ओर अप्लाई कर रहा है n, आप इस ऑब्जर्वर के लिए क्या आया है ये, और इस ऑब्जर्वर के लिए क्या आया ये, क्या ये सही है? नहीं होगा। तो जब ये सही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बात आ गई एक्सेलरेटेड फ्रेम में। तो जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ गई तो न्यूटन्स लॉ जो आपने ऐसे इक्वेट कर दिया, न्यूटन्स लॉ ऐसे अप्लाई नहीं हो सकता है एक्सेलरेटेड फ्रेम में। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वर भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए फ्रेम जो है, ये फ्रेम है, मतलब इसके फ्रेम ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, तो नेचुरली एक्सेलरेशंस की अपोजिट डायरेक्शंस में सूडो फोर्स लगेगा। और सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो वही होगा यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे की ओर क्या होगा? ये नीचे की ओर ही होगा, और नीचे की ओर क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपको इस ऑब्जेक्ट का मास m और इंटू यहाँ पे a। और तब जा कर के जब आप न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो ठीक है, तो जाके क्या होगा यहाँ पे mg प्लस ma, और तब आप लिख सकते हो कि n इज इक्वल टू mg प्लस a। तो कहीं ना कहीं देखो सूडो फोर्स ने आपको ये एडवांटेज दिया कि या तो आप इसको इनर्शियल फ्रेम में बैठ के इस घटना को देखो, या नहीं तो एक्सीलरेटेड फ्रेम में बैठ के देखो, आप दोनों केसेस में रिजल्ट सेम निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो सूडो फोर्स गिव्स यू द एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्विंग एनी एक्टिविटी फ्रॉम द न्यूटन्स लॉज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग कि तुम इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो या तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो, क्योंकि जैसे ही तुमने नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात की, तुम्हें सूडो फोर्स फटाक से ठोक देना है, तभी जाकर के तुम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे, फोर्स को इक्वेट करोगे, एक्सेलरेशंस निकालोगे। ठीक है, so this is a very simple example to tell you about the importance of pseudo force and why we are so much interested in pseudo force. We will going to solve problems step by step till we are able to solve each and every problems of any books, I think.